नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो अब से चंद घंटों बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, आम चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ हो, हर बूथ पर तैयारी पुख्ता हो, मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल हो। इसके लिए चुनाव आयोग ने देश भर में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन ऐसे में अहम सवाल ये है कि आम चुनाव के रण में उतरने के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन दोपहर 3 बजे आज, उससे पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही सभी के सामने वो तारीखें होंगी जिन तारीखों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर देश की सत्ता की कमान किसी एक पार्टी को सौंपेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 या 8 फेज हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी यहां पर होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। आज तारीखों का ऐलान होगा, 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 7 से 8 चरणों में चुनाव संभव है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल मई में चुनाव होंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से 3 तस्वीरों के साथ साथ आपको बताएं, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है, जैसा कि सोनाली भी बता रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है और 400 पार का नारा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिश में लगातार जुटी हुई है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है, आम जनता से संपर्क साधने के साफ निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसी पद चिन्हों पर अब कांग्रेस पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश में, चाहे बात करें किसान वर्ग की, महिला वर्ग की, युवा वर्ग की, सभी को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया जा चुका है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती कि कौन से वो प्रत्याशी होंगे, कौन से वो धुरंधर होंगे जो कि लोकसभा चुनाव के इस रण में उतरेंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घोषित नहीं किए हैं। बिल्कुल प्रेरणा, और जिस तरीके से यहां पर 370 पार का नारा बीजेपी की ओर से दिया गया है, एनडीए की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो ऐसे में हर बूथ पर 370 वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी यहां पर लक्ष्य है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, वहीं पर कांग्रेस भी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है। तो बिल्कुल 24 का इम्तिहान और आज इसे लेकर ऐलान किया जाएगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की जानकारी साझा की जाएगी कि चुनाव कितने चरण में होंगे, क्योंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी में जुटी हुई हैं। खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जो कवायद है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती ये है क्योंकि 18 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने हैं, वहीं पर बीजेपी ने अपने 29 के 29 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आज चूंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो प्रचार का शोर है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में चुनौती यह है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपनी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी करे। 18 सीटों पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से और राजेंद्र अगल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें समय समय पर सलाह देते रहेंगे। सबसे पहला सवाल सुनील चौधरी जी मेरा आप ही से है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है तारीखों का ऐलान होने में, उसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार? छत्तीसगढ़ देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के विषय में हम लगातार तैयारी करते आते हैं। हमारे कार्यक्रम तो पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई थी।
आप देखेंगे कि लाभार्थी संपर्क अभियान के अंतर्गत लगातार हम एक एक घर घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लाभार्थी की श्रेणी में प्रत्येक परिवार आया है। कम से कम कोविड टीका तो सबको लगा है, जिसको कांग्रेसी कहते थे कि भाजपा का टीका है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। तो ऐसे लाभ प्राप्त जो लोग हैं उनके बीच में जाने के लिए हमने तय किया है, हम चुनौतियों को तय करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ में 370 वोट जो है उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि धारा 370 को देश में यदि किसी ने समाप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कलंक को मिटाया है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे लगातार हमारे लोकसभा स्तरीय जो कार्यक्रम है, बैठके हैं, कार्यालय खोलना है, वो काफी पहले से हो चुका है और अभी देखेंगे कि सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे बूथ शक्ति केंद्र मंडलों में बैठके प्रारंभ हो गई है और उसके साथ साथ हमारे प्रत्याशी घोषित होकर के चुनाव जो प्रचार अभियान है उसमें जूझ चुके हैं, उसमें भिड़ चुके हैं, उसमें डट गए हैं, जमीन में जाकर के वो लोगों के बीच में संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस चारों तरफ से धराशायी है। हमने मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा और हमने सारे वादों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया। 2 साल का बोनस दे दिया, किसानों को अंतर की राशि एक मुश्त दे दी, 3100 रुपए में धान खरीदा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा, महतारी वंदन में 70 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को जो है उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जाना शुरू हो गए। देखेंगे युवाओं के लिए हमने बड़ा फैसला किया है कि जो परीक्षा में सुनील जी अपनी घोटाले कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने विधानसभा के दिग्गजों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी उसको कितनी बड़ी चुनौती मानती है मैं पूछूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। आपसे भी पक्ष रखना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एक और ये तो आश्वस्त नजर आ रही है कि चुनाव जीतेंगे, सभी 11 की 11 सीटें हमारे पाले में होंगी, लेकिन ऐसा तब होगा ना जब प्रत्याशियों से जनता रूबरू होगी। देखिए हमारे 6 प्रत्याशियों में बता और बाकी जो प्रत्याशियों को घोषणा है वो आज कल में हो जाएगी। जहां तक सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को हम देख चुके हैं। पिछले चुनाव में 2018 में अमित शाह जी ने हम 65 पार का नारा दिया था, 15 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार हमने 75 पार का नारा दिया था तो हमको 35 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा दिया था तो वहां 85 सीटें मिली। तो दरअसल ये आर पार की बात जो है, ये पार पार कहने से कुछ नहीं होता। आज तो स्थिति ये है कि पूरे देश के सामने जो भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती है, वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है। आप मेरे को एक चीज बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इसको गोपनीय रखा जाएगा, ये किसी भी कोई आदमी इसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकता, सूचना के अधिकार से बाहर रखा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उसमें भी एसबीआई के द्वारा टाल मटोल किया गया। एसबीआई के द्वारा जो सूची दी गई उसमें भी आधी अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट उस पर नाराज है। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चेहरा जो है उससे नकाब उतर चुका है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को भयभीत करके ईडी और सीबीआई के छापे मार करके जिस तरह से वसूली करने का काम किया है, उसको देश की जनता देख रही है। देश की जनता ये भी देख रही है कि माननीय मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए होने चाहिए, आज 100 रुपए के आसपास है। तो इस बात को भी देख रहे हैं, महंगाई घटनी चाहिए, इस बात को भी देश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा था कि मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो देश की इज्जत गिरती है। आज मुद्रा का कितना अवमूल्यन हो चुका है लोग जानते हैं। किसानों के संबंध में आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, आज किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं, उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम जाएंगे। हमारे पास न उम्मीदवारों की कमी है न उम्मीद की कमी है। कांग्रेस निश्चित रूप से कठिन चुनौती प्रस्तुत करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला अच्छा हम देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इनका जो नकाब अभी उतरा है, भारतीय जनता पार्टी को उसको सफाई देने में ही उनके पसीने बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये देखना होगा, चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन एक तरफ आपने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वहीं पर बीजेपी आपसे आगे निकल गई है। देखना होगा कि आपके प्रत्याशी कब तक घोषित होते। लौटती हूं मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र अगल जी, एक तरफ बीजेपी ने, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, दोनों जगह अपने तमाम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 18 प्रत्याशी घोषित होने बचे हैं,
छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 5 प्रत्याशी घोषित होने बचे हैं। क्या वजह है कि समय ज्यादा लग रहा है? चूंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या यही वजह है कि टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है? बिल्कुल, आपका कहना सही है। टिकट बंटवारे को लेकर पेच तो फंसा हुआ है और अब कांग्रेस के साथ इस समय पे कोई रहना नहीं चाहता है। खास करके जीतने वाला जो उम्मीदवार है किसी न किसी दलदल में फंसा हुआ है कि उसे आखिर करके कहाँ जाना है, और कहाँ जाने के लिए उसने अपनी जगह तय कर रहा है कि मुझे कैसे रहना है। आज का समय वो देख रहा है, आने वाला समय क्या होगा इसके बारे में नहीं जानता है वो। परंतु ये भी सही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की भी कमी है, जीतने वाले उम्मीदवारों की कमी है खास करके, और जीतने वाले उम्मीदवार के कारण ही टिकटों का जो वितरण है वो नहीं हो पा रहा है। कोई टक्कर तो दे पाए। जब टक्कर देने की स्थिति नहीं बन रही है तो टक्कर देने की स्थिति नहीं बनी तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी पोजीशन खराब होते हुए देखना ठीक नहीं है। ये जरूर कहा जाएगा कि कांग्रेस का हारा हुआ उम्मीदवार है, परंतु हारा हुआ उम्मीदवार और जीता हुआ उम्मीदवार तभी कहलाएगा ना जब उसकी क्षेत्र के अंदर पकड़ हो और क्षेत्र में कुछ जानता हो। और इनके पास नेताओं का अभाव तो है कांग्रेस के पास में इस समय पे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ईडी, सीबीआई, ये तो कांग्रेस ने भी किया था अपना समय जब उनका था, उन्होंने भी किया था। ये तो राजनीति है, राजनीति के तहत जो भी पेच फंसे हुए हैं ये अच्छा नहीं है। पर देश को आगे ले जाने के लिए इस तरीके के सारे हथकंडे अपना कर येन केन हमें चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम ये बात की गारंटी रखना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी किस तरीके से निकलेगी, क्या होगा। आज चुनाव आ जाएंगे, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भी यही है क्योंकि ये चुनाव भी आम जनता के लिए ही होते हैं, उनके उत्थान के लिए होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अगल जी। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार है। बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, और छत्तीसगढ़ की राजनीति थोड़ी अलग है सर। वहां पर आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है, इसी के साथ महिला वोट बैंक भी अब तो ज्यादा हो गया है। लेकिन राजनीति से आप समझते क्या है? क्योंकि 5 साल कांग्रेस बिना किसी डगमगाए सरकार चलाई कांग्रेस पार्टी ने, बावजूद इसकी विधानसभा चुनाव के परिणाम ठीक उसके उलट आए जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद की थी। अब लोकसभा चुनाव की बारी है, विधानसभा के दिग्गजों को उतार दिया गया है। निश्चित रूप से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति कांग्रेस के सामने बनी थी, लेकिन उम्मीदवारों की कमी बताई जा रही थी, वो नहीं है। उम्मीदवार बहुत हैं और दावेदारी भी बहुत ज्यादा है। उसमें निर्णय करने में दिक्कत आ रही है, किसको टिकट दे किसको न दे, ये स्थिति बनी हुई है। भाजपा के नेताजी ने कहा कि भाई इनके पास जो है जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है। तो जीतने और हारने का जो संदर्भ होता है वो तो पार्टी अपने तरीके से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 लोग खड़े किए हैं सभी जीतने वाले होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जो है ये कहना गलत है कि जीतने वाले प्रत्याशी नहीं। जीतने वाले प्रत्याशी भी होंगे और मुकाबला करने वाले भी होंगे। जहां तक सवाल है कि ये जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं वो किस बात पर लड़े जाएंगे, मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो अभी जो हुआ है, जिसकी लिस्ट निकली है एसबीआई ने जो दिया है चुनाव आयोग को, ये जो है बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। क्योंकि इसके अंदर जो चीजें निकल कर बाहर आ रही है, सोशल मीडिया में जिस तरह से प्लेटफॉर्म में जिस तरीके का खुलासा किया जा रहा है, जिनके नाम आ रहे हैं, कोविशील्ड के मालिक का नाम 552 करोड़ रुपए देने का, ये सारी चीजों को जो है ये लिंक करने का प्रयास करेगी कि ये सब भ्रष्टाचार है, जो पिछले दरवाजे से पैसा लेने का तरीका है। तो ये जो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा, केंद्र के मुद्दे उठाए जाएंगे, स्थानीय मुद्दे कोई काम आएंगे नहीं। लेकिन जब हमारा प्रदेश का जो मामला है उसमें निश्चित रूप से जो है 6 बड़ी योजनाओं को जो लोकसभा चुनाव के पहले लागू करने का प्रयास प्रचार प्रसार किया गया कि हमने सारी चीजें लागू कर दी है, ये महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से जो है दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना काम कर रही है। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी, सही कहा आपने कि मुद्दे कई हैं और जिस तरीके से चुनावी चंदा का जो मुद्दा है वो कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं भुनाया जा रहा है और देखना होगा कि बीजेपी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। लौटती हूं मैं आपके पास, यहां पर बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं सुनील चौधरी जी। सुनील चौधरी जी, चूंकि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने कई अपने धुरंधर उतारे हैं, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र कर लें, शिव कुमार डहरिया का, तारध्वज साहू, तमाम ऐसे हैं जो पहले बड़ी जिम्मेदारी सरकार में संभाल चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इनसे टक्कर लेना?
ये देखिए, बीजेपी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। इनके पास चूंकि प्रत्याशी ही नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, तो कांग्रेस का नेतृत्व क्या करता? कांग्रेस का नेतृत्व ने कहा कि सारे वरिष्ठ लोग को चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि आप 5 साल मंत्री रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में भी विधायक हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है अपना आखिरी दम लगा रही है, वो भी काम आने वाला नहीं। जितने लोगों को टिकट दी, शिव डहरिया जी को टिकट दी गई है, तो वो तो यहाँ पर कब्जे के लिए मशहूर है। रायपुर से लेकर के आरंग तक के अपने विधानसभा क्षेत्र में वो तो कब्जा करे थे, लोगों को दिखा है। अब उनको वहां से टिकट दे दिए। अरे वो तो चुनाव हारे हुए ताम्रध्वज साहू जी, उनको टिकट दिया है, वो रहते दुर्ग में है, टिकट दे दिए हैं उनको महासमुंद से। अब स्थिति क्या थी? बीरनपुर में जब साहू समाज के युवक की हत्या हो जाती है, गृह मंत्री साहू समाज का होने के बावजूद वहां पर नहीं जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अब टिकट दे दी गई है जो खुद पिछला चुनाव हार गए हैं। तो ये हारे पीटे लोगों की एक टीम बना दी गई है, इनमें से कोई चुनाव जीतने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। भगवान श्री राम के ननिहाल से भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद जिन लोगों ने न्योता ठुकराया, तो ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा। 11 के 11 जो कमल हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाचा राम को हम कमल पुष्प बिल्कुल, मैं लौटूंगी सुनील जी आपके पास। पुनः एक बार मोदी जी के सर, मैं चाहूंगी एक बार वहां पर नेटवर्क चेक हो कि सुरेंद्र जी के नेटवर्क में क्या दिक्कत आई है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि हारे हुए प्रत्याशी थे, ज्यादा चेहरे मिले नहीं, इसलिए लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है इन नेताओं को। दरअसल में एक बात समझिए आप, भारतीय जनता पार्टी कितना डरी, वो तो जीते हुए प्रत्याशियों को टिकट काट दिए। 9 सांसद जीते थे ना, 7 लोगों को टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? उनको पता था ये इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने एक ब्लॉक में, एक गांव को गोद में लिया। वो जो गोद ग्राम है उसको जाके आप देखिए, वहां की क्या दुर्दशा है, क्या परिस्थितियां हैं, उसको अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद मालूम है कि हमारे लोग जीत नहीं सकते, और हमारे पास जीतने वाले प्रत्याशी हैं। दो लोग ये जीतने वाले प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में क्या हो गया था सुरेंद्र जी? देखिए, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं हर समय की। लोकसभा में पिछले दफा आपको अच्छी तरह याद होगा कि 68 सीट हम जीते थे विधानसभा में, मगर लोकसभा में 9 सीट हार गए। तो वो परिस्थितियां एक समान हमेशा नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ है, इसका आप परिणाम तो देखिएगा। आने वाले समय में ये कहते हैं कि हमारे ऊपर एक भी दाग नहीं है, तो आपके तो दाग से पूरा भरा हुआ है। तो आने वाले समय में इसका लोकसभा में और विधानसभा में परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपने कई बार देखा है, हमने भी देखा है। तो ये मत समझिए कि अगर हम विधानसभा में भी जीत गए तो हार गए तो लोकसभा में भी हार जाएंगे, या विधानसभा में भी जीत गए तो लोकसभा में भी जीत जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां अक्सर नहीं हुआ करती। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा में निश्चित रूप से हमारे लिए अपेक्षित परिणाम नहीं हुए, मगर आप लोकसभा में देखना कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिस तरह से महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों के आमदनी के लिए, विदेश से काला धन के मामले में जिस तरह से धोखा दिया है केंद्र की सरकार ने, उसको छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि निश्चित रूप से हम बहुत कठिन चुनौती प्रस्तुत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। और शिवम जी, मेरा सवाल आपसे है, भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? अभी भी एक सीट बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है, और दूसरी बात यह कि अब जहां से आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं वहां से सपा है। देखिए, सब स्वाभाविक सी चीज है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा करती थी, मध्य प्रदेश में नंबर 1 अपोजिशन की क्लेमेंट थी, आज उसको एक सीट छोड़ करके पलायन करना पड़ा। स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रभाव है, उनकी लोकप्रियता है, जिसको देखते हुए चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हार की स्वीकारोक्ति की और समाजवादी पार्टी के माथे पर कम से कम एक सीट की हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयत्न किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह
है कि भारतीय जनता पार्टी विगत 10 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश के स्तर पर मोदी जी के आने के बाद काम कर रही है, उससे प्रदेश की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई है। डबल इंजन की सरकारों के विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति ने निश्चित ही मध्य प्रदेश को अभूतपूर्व वृद्धि और प्रगति दी है और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इस बार चाह रही है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में डाले, ताकि जो इनका यह संकल्प है देश को नंबर 1 राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में तेजी से मध्य प्रदेश अपना योगदान अर्पित कर सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सरकार की लोकप्रियता जो हमारे पास है, एक नेता जो सशक्त हो, समृद्ध हो, जिसके ऊपर देश की जनता विश्वास कर सके, जो देश की जनता को स्वीकार हो। प्रधानमंत्री जी के रूप में हमारे पास एक ऐसा चेहरा है। और इसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो वह हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, जो पार्टी के विचार को लगातार सतत तरीके से और ज्यादा व्यापक रूप से फैलाने का काम करता है, तो उसके योगदान के बलबूते पर, हमारे संगठन तंत्र की मजबूती के बलबूते पर हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से 29 की 29 सीटें हमें जिताने जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मध्य प्रदेश में भी हमारी योजनाओं के तमाम लाभ। जी बिल्कुल शिवम जी, चूंकि दावे किए जा रहे हैं 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने की, आप लोगों की ओर से देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। लौटती हूं मैं आपके पास, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि कई ऐसे वरिष्ठ नेता आप लोगों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लिस्ट भी अभी दूसरी नहीं जारी की गई है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में क्या माना जाए, कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। जो जितने बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खजुराहो लोकसभा सीट की बात कर रही है, शिवम शुक्ला कोई तीन उपलब्धियां नहीं गिना पाएंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष की। हाँ, वहाँ एक उपलब्धि जरूर है कि एक ब्रिजेंद्र पटेरिया हैं जो रेत के कारोबार में संलिप्त हैं और उनके लिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। रही बात कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ेगी, आज भी हमारे पास 41-42% वहां वोट है मध्य प्रदेश में, और 2 पार्टी सिस्टम में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। ये एक सीट सोच रहे हैं कि अगर पिछली बार जनता ने 28 सीटें दे दी तो इस बार भी 28 सीटें दे देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, 10 लोगों की वोट परसेंट की बात कर लेते हैं, लेकिन सीटें कहां जा रही हैं? सीटें तो साल दर साल कम होती जा रही है ना। विधानसभा की मैं बात करूं चाहे लोकसभा की बात करूं, देखिए, पहले विधानसभा में हमारे पास 37 सीट थी 2003 में, फिर उसके बाद 80-90 हो गई, फिर 60-61-57 रह गई, इस बार 66 है और उससे पहले 114 थी। तो ये परिस्थितियां जो है समय दर समय बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा गुमान जरूर है कि वो बिना बात के, बिना उसके जीती जाएगी चुनाव, तो ऐसा कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। मैं पूछूं कि मोदी की गारंटियों का क्या हुआ, क्या बताएंगे मोहन सरकार की आज तक क्या उपलब्धियां रही, किसानों को 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं के क्यों नहीं मिले, क्या लाडली बहनाओं को 3000 रुपए मिल गया? तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है? उनके प्रदेश अध्यक्ष की तो उपलब्धि नहीं है वहां। एक काम तो उन्होंने किया नहीं, छतरपुर का मेडिकल कॉलेज तक तो बनवा नहीं पाए। तो अभी बहुत कुछ होने जाने वाला है। कांग्रेस की बुनियाद क्या है, लेकिन कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो मानना पड़ेगा फिरोज सिद्दीकी जी, कम नहीं होता है। मैं शिवम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, लेकिन राजेंद्र अगल जी, मेरा सवाल आपसे, मैं आ रही हूँ फिरोज सिद्दीकी जी आपके पास। अरे सर, बुरा मत मानिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। राजेंद्र अगल जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस पार्टी हर बार ये कॉन्फिडेंस में नजर आती है कि जितनी सीटें हैं उसमें अधिकतम सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी से अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला हमारा वोट परसेंट अभी भी हाई है, जितना था उतना ही बरकरार है। तो फिर दिक्कत कहां जा रही है सर सीटें हासिल करने में? नहीं, कांग्रेस का डिटोरेशन तो हो रहा है, देखिए देखने को मैं आ रही हूँ फिरोज जी, राजेंद्र अगल जी से सवाल था मेरा। कांग्रेस का डिटोरेशन हो रहा है और डिटोरेशन के साथ में कांग्रेस को संभलने की जरूरत है, और कांग्रेस को संभलने के लिए उन्हीं के कार्यकर्ता और उन्हीं के लोग ही मदद कर पाएंगे उनकी। और खास करके जब कार्यकर्ता जब ही मदद कर पाएगा जब वो इस लायक हो, सक्षम हो। सक्षमता दिखती नहीं है, सरकारें कहीं आती नहीं है। करप्शन की जहां तक बात है, करप्शन तो कोई भी सरकार हो उसमें करप्शन होना ही है। पिछले 37 सालों से तो मैं यही परंपराएं देखते आ रहा हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। करप्शन, इसीलिए दिग्विजय सिंह कहा करते थे करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं रहा।
आपने वो समय चला गया जब बिजली सड़क पानी के ऊपर चुनाव लड़े जाते थे और बिजली सड़क पानी के ऊपर चुनाव जीते जाते थे। अब समस्याएं दूसरी हैं। समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि हिंदूवाद इस तरीके से जड़ों में फैल चुका है कि हिंदुत्व देखने के लिए लोग जो है उमड़ रहे हैं, देख रहे हैं कौन हमारा साथ देता है, कौन हमारा साथ नहीं देता है। वक्त आने पे कौन किसका साथ देगा ये तो समय बताएगा, परंतु ये तय है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये पूरा राममय चुनाव है। पूरे देश के अंदर राम की लहर दौड़ी हुई है और राम की लहर के अनुसार मोदी जी को एक अच्छा सा समर्थन मिलेगा जी। कितनी सीटें आएंगी ये तो परिणाम बताएगा, परंतु ये है कि एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और कांग्रेस की गिरती हुई साख पर कांग्रेस को नजर रखकर अपने आप में अंतर भीतर झांक कर देखना होगा। जब राहुल गांधी को चिंतन मनन करना होता है कांग्रेस का, तब वो पदयात्रा पे निकल जाते हैं और जब पदयात्रा करनी होती है तब वो विजय यात्रा पे निकल जाते हैं। तो ये कैसा कांग्रेस है, कांग्रेस कैसे करना चाहती है, उसका परफॉर्मेंस लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। कांग्रेस के पास एक बार जब सरकार आई तो उसको ठीक से क्यों नहीं निभा पाए, क्या कमियां रही जिसके कारण से सिंधिया छोड़कर चले गए और सिंधिया ने बीजेपी का स्थापन थाम दिया। वो भी एक परिपक्व नेता थे, बड़े नेता थे, कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सीधे कनेक्शन में थे, सीधा गांधी परिवार से उनका कनेक्शन था, तो आखिर छोड़ के क्यों चले गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई कमी है। बिल्कुल सर, और कांग्रेस को मंथन करने की भी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी गलत समय पर पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी जब टिकटों के बंटवारे का वक्त है, मंथन करना चाहिए कि भाई किसे प्रत्याशी बनाया जाए। उस वक्त यात्रा करना कहाँ तक सही है ये भी देखना होगा। हमारे साथ शिवम जी जुड़े हुए हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। शिवम जी, कांग्रेस बोल रही है कि कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। हालांकि अभी वो मात्र एक सीट उनके पास है, छिंदवाड़ा में कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, क्योंकि सामने है नकुल नाथ जो कि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और आप लोगों ने विवेक बंटी साहू को मौका दिया है जो कि शायद नकुल नाथ के सामने उतने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नहीं है। देखिए, ये मजबूत कौन है कौन कमजोर है, लोकतंत्र में इसका निर्धारण जनता करती है। और मध्य प्रदेश और देश की जनता आज वंशवादी, परिवारवादी और सामंतवादी राजनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। लगातार गुदड़ी के जो लाल हैं, प्रधानमंत्री जी एक सामान्य पृष्ठभूमि से आकर के जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोहन यादव जी एक किसान परिवार से आकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सांसद तो भारतीय जनता पार्टी ने थोक के भाव में इस प्रकार से बनाए हैं जो बेहद ही सामान्य पृष्ठभूमि से आए और अपने मेहनत, अपनी पूरी एक ताकत और अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ के बलबूते पर आज वह लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। जो छिंदवाड़ा में पिछले बार 25-30 हजार का अंतर रह गया था, इस बार मध्य प्रदेश की जनता उसको कम करने का काम करेगी और छिंदवाड़ा की सीट भी हम बड़े अंतर के साथ जीत करके आएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, फिरोज जी भी हमारे सांसद जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। उनके उस क्षेत्र से सांसद होने की वजह से ही आज केन बेतवा जैसी एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसको कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक लंबित रखा था, बुंदेलखंड के लोगों को कहीं ना कहीं प्यास से पीड़ित होना पड़ता था, उसको पूरा करने का काम हमारी कांग्रेस ने कैसे लंबित रखा था शिवम शुक्ला जी? 20 साल से तो आपकी सरकार है, बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने लंबित सिर्फ स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार आई, बीडी शर्मा जी वहां से सांसद बने तो हमने उसको पूरा करके पूरी हो गई क्या? स्वाभाविक तौर पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चीजों का शिलान्यास किया है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? अरे लोकार्पण कब हो गया? देश की जनता को विश्वास है कि अगर हम किसी परियोजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण और उसका उद्घाटन भी हमारी ही सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, उस क्षेत्र में हवाई जो पर्यटन की संभावनाएं थी, तो वहां पर जो हवाई यात्रा की सुविधा है वह भी हमारी सरकार ने शुरू की। वहां पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें बुंदेलखंड के अंचल में चलाने का काम हमारी ही सरकार के कारण शुरू हुआ और इन तमाम प्रयासों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, चलिए शुभकामनाएं आपको शिवम शुक्ला जी। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, केन बेतवा को लेकर एक कलश यात्रा जरूर निकली है, लेकिन उससे ज्यादा कब काम होगा, बुंदेलखंड को कब अच्छे से जल की आपूर्ति हो पाएगी, वो देखना होगा। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आ रही हूँ फिरोज जी आपके पास भी आ रही हूँ, शिवम शुक्ला जी आपके पास भी आऊंगी। 2023 में मेरा सवाल सुरेंद्र शर्मा जी आपसे है
छत्तीसगढ़ की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बस्तर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र निकलकर सामने आता है। 2014 की अपेक्षा 2019 में कांग्रेस पार्टी ने एक और सीट पर बढ़त बनाई। इस बार कितनी आश्वस्त है बस्तर को लेकर, क्योंकि अभी वहां पर प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाए कि कौन चुनावी मैदान में होगा? नहीं, प्रत्याशी आज कल तय हो जाएगा और उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दरअसल में हमारे पास पर्याप्त तादाद में जरूरत से ज्यादा प्रत्याशी है और हमको अच्छे विकल्प को चुनना है इसलिए। और दूसरी बात, केंद्र की जो समिति है वो लगातार बैठकें कर रही है, अलग अलग राज्यों की जारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की भी सूची आजकल में जारी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषणा की थी कि कल 5 प्रत्याशियों का जो बचा हुआ नाम है वो भी घोषित कर देंगे। वो कल कब आएगा अभी तक समझ में नहीं आया सर। आप हो जाएगा ना, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है। आजकल में तो उसकी घोषणा हो जाएगी और उसके संबंध में जैसे ही बैठक होगी वो लगभग पैनल तो बने ही हुआ है, उसमें एक एक व्यक्ति को चयन करना है, चयन करके नाम जारी करना है, वो बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस्तर आपको अच्छी तरह याद है, पिछली दफा हमने जीता था, इस बार बस्तर और कांकेर दोनों हम जीतेंगे, क्योंकि आदिवासियों के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया है, इस तरह से हमारी रणनीति है और मूलतः आदिवासी समाज कांग्रेस के निकट में पाया जाता है। तो हम बस्तर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, सरगुजा में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और मैदानी इलाकों में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को कठिन चुनौती प्रस्तुत करेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और समय बदलते रहता है। कभी बिल्कुल सर, पुरानी पार्टी तो है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से अभी स्थिति देखी जा रही, न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कई आपके बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को चिंतन मनन करने की भी जरूरत है। हमारे साथ सुनील चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील चौधरी जी, चूंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के खाते में हैं, कोरबा और बस्तर। यहां पर आप लोगों की तैयारी कैसी है? और जांजगीर चांपा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, वहां पर किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। और बस्तर के विषय में मैं कहना चाहता हूं, इनके वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। हमारे मंडल के अध्यक्ष ने उनको चुनाव हराया है, मंडल के अध्यक्ष ने उनको चारों खाने चित्त कर दिया। और बस्तर में आप देखेंगे कि नक्सलवाद से पीड़ित जो बस्तर था, आज वहां हिडमा जैसे नक्सली जो वहां के कमांडर लीडर बड़े हैं, उनके गांव पुवर्ती में आज हमारे सुरक्षा कर्मी जो है, सुरक्षा के जवान है, वो पहुंच चुके हैं। वहां कैंप खुल गया है और वहां के आम लोगों को रायपुर ला करके यहाँ रायपुर का भ्रमण कराया गया। तो उन लोगों को विकास क्या होता है देखने का बीजेपी नेताओं की हत्या पे हत्या हुए जा रही है, नक्सली करते जा रहे हैं। सुनील चौधरी जी, क्या कारण है? देखिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वही मैं बताना चाह रहा हूं। हमने लड़ाई प्रारंभ की है आर पार की। हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, सम्मानीय विजय शर्मा जी ने, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नक्सली चाहे तो बातचीत कर लें, और यदि वो बंदूक लेकर के आएंगे तो जवाब तो बंदूक से मिलेगा, बातचीत से करेंगे तो बातचीत से मिलेगा, लेकिन नक्सलवाद को किसी भी रूप में हमको समाप्त करना है। छत्तीसगढ़ की इस धरा पर नक्सलवाद आतंकवाद नहीं चलेगा। एक नेता की हत्या हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरा ये कह दिया गया था कि प्रदेश सरकार की नाकामी है, प्रदेश सरकार ने ऐसा करवाया है। अब क्या हो रहा है? अब तो सत्ता आपकी है, आपकी पार्टी के नेता निशाने पर आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, सुरक्षा मांग रहे हैं वो लोग, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री से। जी, आपने सही सवाल किया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार नक्सली कांग्रेस सरकार आने के बाद कहते थे कि ये हमारी सरकार है, ये हमसे कुछ वादे करके आई है और पूरा नहीं कर रही है, ये मीडिया में था। और उसके बाद जब हम लड़ाई लड़ना प्रारंभ किए तो नक्सली कायराना हरकत कर रहे हैं, खींच निकाल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय में तो चुन चुन करके भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही थी। इनके विधायक मौजूद थे, वहां पर से धमकी दिया है नक्सलाइट लीडर ने कि भाजपा कार्यकर्ता अगर चुनाव प्रचार में आए तो उनको काट डालना चाहिए। हुआ क्या? लगातार हमारे लोगों की हत्या हुई। अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बलिदान यदि चाहिए तो हम बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन नक्सलवाद को समूल नष्ट करेंगे छत्तीसगढ़ से। एसआईए का गठन हुआ है एनआईए की तर्ज पर, क्योंकि थाने स्तर पर बहुत सारी तकलीफें होती थी। अब पूरा छत्तीसगढ़ एसआईए के जांच के दायरे में होगा और उसमें जल्द से जल्द त्वरित जो है कार्रवाई होगी, आधुनिक संसाधन होंगे
और बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। तो कुल मिलाकर के हम लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और खत्म करेंगे। ये संकल्प शक्ति के साथ, ये इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और हम जांजगीर चांपा की बात करें या अन्य आप कोरबा की बात करें, कोरबा में देखिएगा पूरी तरीके से निष्क्रिय रही है वहां की सांसद महोदया श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, वो निष्क्रिय रही है और वहां पर भी परिवारवाद हावी रहा है। आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष हैं सम्मानित चरणदास महंत जी, वो हैं और उनकी पत्नी सांसद हैं, वही पहले विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने तो इस बार हमारी सुश्री सरोज पांडे जी को वहां पर हमारी प्रखर नेत्री, राष्ट्रीय नेत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री रही है, ऐसी नेत्री को उतारा है। देखिएगा इस बार एक कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको कांग्रेसी दावे से कह दें कि जीत जाए। इनके यहाँ छत्तीसगढ़ में तो लाइन लगी है पार्टी छोड़ने वालों की, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस डूबती नाव है, कोई इसमें बैठना नहीं चाहता छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में समझ में आ गया है, जो अपने भांचा राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। कांग्रेसी खुद कहते हैं जब भगवान श्री राम के मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, कांग्रेसी रो रहे थे बैठ करके कि ये क्या कह दिया हमारे पार्टी वाले भाई, ये क्या गलत काम कर दिए। ऐसी कांग्रेस में हमको नहीं रहना है। चूंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है और चुनाव में जाहिर तौर पर उसका फर्क भी पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को कितना इसका नफा नुकसान होता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन नक्सलवाद की जो जड़ है वो कभी भी खत्म नहीं हुई। खासकर अभी हम कुछ दिनों की बात करें तो एक साल में कई ऐसे बीजेपी नेता हैं जिनको निशाना नक्सलियों ने बनाया है। अब सत्ता में भी बीजेपी है, लेकिन क्या वजह है कि नक्सलवाद को खत्म करने में तमाम पार्टियां नाकाम साबित होती हैं? देखिए, नक्सलवाद किसी सत्ता से पीछे नहीं हटता। नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा पर लोग अपना काम करते हैं और सरकार किन परिस्थितियों में चल रही है उसके आधार पर उनके एक्शन रिएक्शन होते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने, जहां तक हम समझ पा रहे, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जो नक्सलियों को पसंद आया और उन्होंने उस दौर में वारदातें कम की और मैंने कांग्रेस ने जो है आगे बढ़ने का प्रयास उसी दिशा में किया। गांव-गांव का विकास, गांव-गांव की योजनाएं, ग्रामीणों की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं देने का प्रयास किया। इसको नक्सलियों ने कहीं न कहीं इंटरनली पसंद किया कि ठीक है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी एक्शन करती है, एक्शन में आती है तो एक्शन का रिएक्शन निश्चित रूप से होता है, इसलिए घटनाएं बढ़ रही है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा जाने का मामला, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्शन लेते हैं, उसका रिएक्शन होता है। जो उसके क्षेत्र में जितना ज्यादा महत्व से काम करते हैं, जितना ज्यादा उनका मुकाबला करने का प्रयास करते हैं, तो नक्सली उससे नाराज होकर के जो है उनको टारगेट बनाते हैं। उसमें कोई कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस सरकार ने करवा दिया ऐसा कुछ नहीं है, और न भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है वो करवा रही है, ऐसा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह है बाबूलाल शर्मा जी कि सरकारें बदली लेकिन नक्सलवाद का मुद्दा नहीं बदला। चाहे हम बात झीरम की कर लें, चाहे अभी बीते कुछ सालों की कर लें, लेकिन अभी तक वो मुद्दा बरकरार है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश बीजेपी से पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला जी, इन दिनों ये तस्वीरें तो बहुत सामने आई कि कांग्रेस नेता बीजेपी का साथ दे रहे हैं, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जादू क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से हमने कोई जादू नहीं किया। सबसे पहली चीज है, कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल के दिनों में जो एक राजनीतिक आइडियोलॉजी इख्तियार की है, उसके कारण बड़ी संख्या में इनके अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं का, इनके पार्टी के नेतृत्व से मोह भंग हुआ है। पहली चीज तो वहां पर एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ता के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें वह सद्भावना पूर्वक अपने कर्तव्यों का, अपने राजनीतिक जो भी उस क्षेत्र की जनता का जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उनका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्र और राम के विरोध की राजनीति को कोई भी नेता, कार्यकर्ता इस देश में स्वीकार नहीं कर सकता। यह देश सनातन आस्था परंपरा से गहराई तक जुड़ा हुआ है और उस स्थिति में अगर प्रभु श्री राम का इतना बड़ा मंदिर हजारों वर्ष की तपस्या के बाद बनता है और कांग्रेस उसका विरोध करने का निर्णय ले, तो स्वाभाविक तौर पर उससे एक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक व्यक्ति जो क्षेत्र की जनता से, जनभावना से जुड़ करके राजनीति करता है, उसको पीड़ा पहुंचेगी। वही व्यक्ति जब देखता है कि कोई राष्ट्रीय विषय ऐसा आता है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी सीट, टिकट, ये सारा तो मुद्दा नहीं है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कभी टिकटों को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व प्रत्येक कार्यकर्ता की उपयोगिता और जो नीचे का हमारा काडर है उसके बीच उसकी स्वीकारिता को देख करके, उसकी लोकप्रियता को देख करके टिकटों का निर्धारण करता है। इस प्रकार से हम तो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा का व्यापक विस्तार हो। जिन लोगों का भी अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, अगर वह हमारी विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उससे वैचारिक रूप से हमारा दल और मजबूत होता है। नीचे के स्तर पर हमारी संगठनात्मक पकड़ और मजबूत शिवम शुक्ला जी, लेकिन पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जिस तरीके से, आपने भी उन बयानों को सुना होगा, जिस तरीके से वो बार बार कहते हुए नजर आ रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, चूंकि उनकी हार हुई, कार्यकर्ताओं ने उनके साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार में नहीं जुटे। तो इमरती देवी की नाराजगी क्यों है इतनी? क्या इमरती देवी पाला बदलने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि आज इस स्थिति में कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि सबका विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब इस देश की सर्वोच्च जो शक्ति है, प्रधानमंत्री का पद है, उस पर आसीन होंगे तो देश बहुत आगे जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति उस क्षण का आकांक्षी हमारे दल के भीतर रह करके होना चाहता है। इमरती देवी का जहां तक प्रसंग है, उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि कार्यकर्ताओं ने उनको हराया। उनका जो बयान था उसको मैं फिर से कोट कर देता हूं कि मैं कांग्रेस में थी तो जीतती थी, भाजपा में सर उन्होंने दोबारा उन्होंने दो बयान दिया था। दूसरा बयान उनका ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया और इसीलिए वो हार गई। नहीं, मैं देखिए, कोई बात नहीं शिवम शुक्ला जी, आप सुन लीजिएगा, आपको हमारा चैनल की ओर से सुनवा दिया जाएगा, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिरोज सिद्दीकी जी, मेरा सवाल आपसे है, नहीं दे सकता, लेकिन यह चीज जरूर हम शिवम शुक्ला जी, मैं आपसे बता देता हूं प्रेरणा जी कि हमारे लिए यह विमर्श का विषय है कि उस सीट पर हम क्यों 2 बार से हार रहे हैं, 3 बार से हार रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है। और एक बात आप मजबूती के साथ समझ लीजिए, आज कल ही प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के नाम एक संबोधन जारी किया है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए हैं जो 10 वर्षों की सरकार में जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वह 370 का विषय हो, राम मंदिर का हो, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, इस प्रकार की अनेकों ऐसी संश्लिष्ट समस्याएं थी जिनको ऐतिहासिक रूप से सुलझाया जाना था। लेकिन पूर्व की सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में हमने वो क्यों नहीं सुलझा? पूर्व की सरकारों से कांग्रेस से पक्ष रख रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी। मैं लौटूंगी शिवम शुक्ला जी आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी, एक बात तो आपको स्वीकार करनी होगी, जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी, राम मंदिर में जब रामलला की, उस वक्त कांग्रेस ने जो उस कार्यक्रम से किनारा किया है वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में। क्यों पड़ सकता है भारी? ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं आदरणीय शंकराचार्य जी। तो रुक जाइए। एक मिनट शिवम जी, उन्हें बोल तो लेने दीजिए, मैंने अभी आपको इतना समय दिया था। रुक जाइए। अरे आप के साथ यह धर्म चलता है। बोलिए फिरोज सिद्दीकी जी, शिवम शुक्ला जी, लेकिन उनका राजनीतिक शिवम शुक्ला जी बोल लेने दीजिए उन्हें, मैंने आपको वक्त दिया था, पर्याप्त वक्त। फिरोज सिद्दीकी जी आप बोलिए। देखिए है जो अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हो, जो राजनीति। रुक जाइए। अब आप बोले ना, अब अरे आप सनातन धर्म के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं जानते। अरे रुक जाइए का निर्माण कभी पूर्ण नहीं होता है। रुक जाइए। हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं उनका आप देखेंगे कि लगातार निर्माण कार्य चलता है। निर्माण की बात कहना अपने आप में शोभनीय है। गर्भगृह का निर्माण हुआ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? बोल तो लेने दीजिए उन्हें। जो शंकराचार्य को जी, हाँ, जो शंकराचार्य को ना माने, जो सरकार इतनी अहंकार में है कि शंकराचार्य जी के चरणों में जाके उनसे निवेदन नहीं कर सकती हो, जो सरकार जो है रामलला को जो है मार्केटिंग का माध्यम मानती हो वोट कवाड़ने के लिए, इसलिए कांग्रेस ने तो ही क्या राम मंदिर कहां बना है? जो कांग्रेस ने अपनी जो 0.67 एकड़ जो भूमि थी, जो कांग्रेस की सरकार ने अधिग्रहण की थी, वहां राम मंदिर बना है। वो चंदा खाया इन लोगों ने, वो नहीं समझ में आया इनको। चंपत राय की आज तक इन्होंने जो है जांच नहीं कराई। तो जो लोग सिर्फ राम वनगमन पथ की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, उसका क्या हुआ? ये जितने भी लोग छोड़ के चाह रहे हैं, चाहे फिरोज सिद्दीकी जी, लेकिन ये भी आप स्वीकार करेंगे ना कि बीजेपी के शासनकाल में हुआ है जो भी हुआ है राम करोड़ रुपए की। क्यों मैडम, ये इस बात की मुझे सबसे गहन आपत्ति है, अगर राम मंदिर बनाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। नहीं, मैंने वो नहीं बोला, मैं राम वनगमन पथ की बात कर रही थी। मुझे लगता है आपने मिस इंटरप्रेट किया है उसे।